Good morning students, welcome in my YouTube classes. I am Rahul Gupta, science expert. Let's start chapter 9, class 12, video 2. Subscribe my YouTube channel Chemistry Learning with Rahul Gupta, and that is chapter 9, class 12, coordination compound. चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. चैप्टर वीडियोस 2. देखिए हमने ये फर्स्ट वीडियो में बात करी थी वॉर्नर्स थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. इसके अलावा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कुछ शॉर्ट टर्म्स को एक्सप्लेन किया था. अब बात करते हैं हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है. चलिए स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की. तो देखिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में किस तरीके से दो थ्योरी दी गई थी आपको. बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. ये चारों थ्योरी के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं. चलिए, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है. बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो सेटिस्फाई करती है एक लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे. इसके कुछ अपने पोस्टुलेट्स हैं, मेन फिगर्स हैं. फर्स्ट वन, द नंबर ऑफ मेटल लिगेंड्स, द सेंट्रल मेटल आयन और atom has the required number of vacant orbital for accommodating the electrons donated by the ligand. The number of vacant electron, that is, ठीक है स्टूडेंट्स. तो वैकेंट ऑर्बिटल जो होता है एन एन और आयन का, उसमें सुटेबल हाइब्रिडाइजेशन होती है. जैसे हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ा है, तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जो भी एक डेफिनेट ज्योमेट्री होती है वो रिप्रेजेंट होती है, और उस ज्योमेट्री से आपको कोऑर्डिनेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन, ये चीजें वहां पर एक्सप्लेन हो जाती हैं बहुत क्लियरली. जैसे कि आप ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में देख सकते हैं यहाँ पर. तो ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ही बता रही हैं जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है उसका. स्टूडेंट दिख रहे हैं आपको. कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्टाहेड्रल में 6 है आपकी, टेट्राहेड्रल में 4, स्क्वायर प्लेनर 4, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में भी 6 आपकी. तो थर्ड है अ लिगेंड ऑर्बिटल कंटेनिंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग ऑन दैट. फोर्थ पॉइंट देखिए, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स कैन बी यूज टू डिटरमाइन इट्स ज्योमेट्री. अब उसके बाद बात करते हैं, देखिए बैलेंस किस तरीके से करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को मैग्नेटिक के बेस पर. तो ये है ग्रूरी बैलेंस, जिसमें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बैलेंस मेजरमेंट करते हैं और उसी के बेस पर उसका जो स्ट्रक्चर है वो एक्सप्लेन करते हैं. फिफ्थ है, इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इफ द मेटल यूटिलाइज इन इट्स इनर डी ऑर्बिटल देन सच अ कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन और स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स. तो वहीं हम बात करें मेटल यूटिलाइज हो यदि आउटर डी ऑर्बिटल्स में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करती है तो वो कॉम्प्लेक्स कहलाता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स. तो देखिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या रहेंगी, जो डी ऑर्बिटल के अंदर रहेंगी, और जो डी ऑर्बिटल से बाहर हो जाएंगे बोलेंगे हम उसे आउटर डी ऑर्बिटल्स. डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं, जहां पर आपकी जिनकी मैग्नेटिक है वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इलेक्ट्रॉनिक पोजिशन देखिए कोबाल्ट की, और इसमें किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोबाल्ट का रह जाता है वो भी देख लीजिए. यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपके ऑर्गेनिक जो आपका AR है उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से फॉर्म्ड होगा. सो कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक ड्यू द प्रेजेंस ऑफ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और फिर उसे डायमैग्नेटिक कर दिया जाता है कोबाल्ट को उनके दूसरे मॉलिक्यूल से. देखिए इस तरीके से. तो अब ये क्या हो गया, ये आपका डायमैग्नेटिक रिप्रेजेंट करेगा. 2 वैकेंट 3D ऑर्बिटल्स आर मेड अवेलेबल फॉर दैट. ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो 2 अवेलेबल ऑर्बिटल्स हैं, ये इस तरीके से वहां पर sp³ d² ऑर्बिटल बनाते हैं. 6 इक्विवेलेंट d² sp³ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं. ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होगा. तो यहाँ पर क्या है, 6 अमोनिया ग्रुप आएंगे और 6 के 6 इस वैकेंट को यहाँ पर फिल कर देंगे, क्योंकि वो अपने आप में एक न्यूट्रल रहता है. तो उस चीज को वहां पर वो फिलअप कर देंगे d² sp³ को, इसीलिए वो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करेगा. दिख रहा है स्टूडेंट्स, पहले क्या कॉन्फ़िगरेशन था, बाद में क्या कॉन्फ़िगरेशन हुआ उसका. बाहर इसमें Cl3 आयन प्रेजेंट है, दिख रहा होगा आपको किस तरीके से यहाँ पर आपका जो है लो स्पिन या स्पिन स्पिन पेयर्ड बना रहा है वहां पर. उसके बाद बात करते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपका ये कुछ और स्ट्रक्चर भी समझ लीजिए, जिसमें हेक्सा अमीन मैग्नीज है और हेक्सा साइनोफेरेट. ये भी आफ्टर पेयरिंग करते हैं हुंड रूल के अकॉर्डिंग, जबकि हमारा रूल क्या कहता है सिंगल सिंगल पेयर्ड, फिर उसके बाद डबल. बट ये कुछ एक्स्ट्रा है. सोडियम हेक्साफ्लोरेट कार्बोनेट को देख लीजिए, कोबाल्टेट को देख लीजिए. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये पेयर्ड करेंगे, 3 पेयर बना लेंगे. यहाँ पर ये जो डबल आपके सिंगल बॉन्ड है, शुरू में पैरामैग्नेटिक नेचर, बाद में वो क्या करेंगे आपका डायमैग्नेटिक नेचर रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स थे, 5 पॉइंट है. फर्स्ट पॉइंट देगा द नंबर ऑफ मेटल लिगेंड coordinate bonds which can be formed in the case of given metal ion depends upon the number of vacant orbital.
फॉर बॉन्डिंग इन मेटल आयन इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल आयन। उसके बाद सेकंड है द मेटल एटम और आयन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड्स यूजेस n-1d ns-np ns-np nd orbitals for hybridization to yield a set of equivalent orbitals of definite geometry. थर्ड है द empty hybrid orbitals of the central metal atom or ion overlap with the fielded orbital of the ligand containing the lone pair of electrons. In this way, a metal ligand's coordinate bond is formed. Fourth, the inner orbital of or the outer orbital complexes are formed depending upon whether the d orbital of the inner cell और d orbital of the outer cell are used in hybridization. तो d cell यहाँ पर देखिए वर्क कर रही है जो है हाइब्रिडाइजेशन के लिए. एंड लास्ट वन इज द कॉम्प्लेक्स विल बी डायमैग्नेटिक इफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड. और यदि अनपेयर्ड रहते हैं प्रेजेंट तो वो लाएगा पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. ये तो आपको पता ही है कि बिहेवियर जो है वो वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन पर बेस करता है, अनपेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर. ठीक है, द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ दीज फ्री मेटल्स शो. ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक नेचर रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा ही. ये चीज आपको ध्यान रखनी है. तो इस टेबल को देख लीजिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है. आप इसमें देख सकते हैं कि 4 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 sp³ और dp² sp² के लिए है. इसकी शेप टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लानर है. वहीं 5 के लिए sp³ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. 6 की बात करें तो sp³ d² और sp³ d² के लिए है. दोनों ही शेप ऑक्टाहेड्रल रहेंगी. ये हाइब्रिडाइजेशन टाइप आपको पता होना चाहिए. 1 by 1 की बात करेंगे. पहले ट्राइगोनल के देख लीजिए. जैसे कि एक एग्जाम्पल, पोटेशियम टेट्राक्लोरिडो निकलेट सेकेंड. ये पैरामैग्नेटिक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है. निकल में आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है. sp³ हाइब्रिडाइजेशन में वहां पर ये dp² dsp² नहीं शो करेगा. देखिए किस तरीके से डबलेट बना रहे हैं वहां पर. तो यहाँ पर ये पैरामैग्नेटिक यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. यहाँ पर 2 देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है निकल टेट्राक्लोराइड में. दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, देख लीजिए इसमें. उसके बाद टेट्राकार्बोनिल निकल की बात करते हैं. इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर वो 0 है निकल के लिए. डायमैग्नेटिक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है. नेचर डायमैग्नेटिक है. देखिए पेयर्ड कर लेगा यहाँ पर. ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज्यादा सजेस्ट करता है वहां पर. तो ये कुछ स्ट्रक्चर हैं जिनमें पूछा जाता है कि मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा उसका, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, उसमें कौन से टाइप का हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, सेंट्रल मेटल आयन कितना है और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं. ये चीज आपको ध्यान रखनी है. 4 चीजें पूछी जाती हैं. सेंट्रल मेटल आयन, उसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन, फिर ज्योमेट्री, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक बिहेवियर. ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंटली याद करनी है. स्क्वायर प्लानर में देख लीजिए कैसा इसका स्ट्रक्चर रहेगा. एक बीच में मेटल है, बाद में 4 लिगेंड है. जैसे ये निकल टेट्रासाइनो के लिए देख लीजिए, टेट्रासाइनो निकलेट. ऑक्सीडेशन नंबर +2. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए यहाँ पर. तो ये भी डायमैग्नेटिक रहेगा. इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड जो है वो पेयर्ड हो जाएंगे. देखिए आपको इस तरीके से. तो ये चारों साइनो ग्रुप आएंगे और ये dsp² को कंप्लीट कर देंगे वहां पर. इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर रहेगा. निकल कर 4 बॉन्डिंग वहां पर बनाएंगे. अब बात करते हैं पोटेशियम टेट्राब्रोमिडो मैग्नेटेट, जिसकी वैल्यू होती है 5.9. इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? 5.9 bm बोरो. ये आपका डाइपोल मोमेंट दे रखा है जिसे बोलते हैं हम बोर मैग्नेटॉन मोमेंटम. ठीक है, तो ये चीज देखिए यहाँ पर. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गई मैग्नीज की. sp³ या dsp² बनाएगा हाइब्रिडाइजेशन. उसमें टेट्राहेड्रल, इसमें स्क्वायर प्लानर रहेगी. यदि वैल्यू 5.9 है तो वो क्लियरली इंडिकेट करेगी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है. अब उसका स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसा रहेगा. तो sp³ हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करेगा यानी टेट्राहेड्रल रहेगा. शॉर्टकमिंग्स देख लीजिए आपकी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की. Although BBT successfully explain the formation geometry and magnetic behavior of coordination compound, it suffers from certain drawbacks. कुछ drawbacks थे इसके यानी limitations थी, उनकी बात करेंगे. The coordination compounds are generally colored, but the valence bond theory doesn't explain the color exhibited by these compounds. उसने कलर के बारे में एक्सप्लेनेशन दी. This theory doesn't provide a quantitative interpretation of that data.
It doesn't give the quantitative interpretation of magnetic behavior. It fails to predict the exact geometry of complex with coordination number 4. जैसे ये एक्सप्लेन आप देख सकते हैं, 4 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वाले को नहीं एक्सप्लेन कर पाया था. और इसके साथ साथ एक और है, इट डजंट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स. ठीक है, इट डजंट एक्सप्लेन द कलर एक्सेप्टेड बाय कॉम्प्लेक्सेस. ये थी हमारी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी. अब बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. तो अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, द बॉन्डिंग बिटवीन सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक. Ligands are considered as point charges in case of anions or dipoles in case of neutral molecules. ये चीज़ आप यहाँ पे समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. उसके बाद उन्होंने क्या बताया कि the 5d orbital in an isolated gaseous metal atom or ion have same energy. They are degenerate, however, in a complex due to asymmetrical negative field of ligands. The d orbital are no more degenerate and split into 2 sets of orbitals. The patterns of splitting depends upon the nature of the crystal field. देखिए आयन आयन अट्रैक्शन, आयन डाइपोल का इंट्रैक्शन कैसा रहता है वो चीज देख लीजिए. उसके स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसे स्ट्रक्चर रहता है. उसकी बात करें, इन एन ऑक्टाहेड्रल एनवायरमेंट द डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल विच पॉइंट्स टुवर्ड्स द एक्सिस along the direction of ligand will experience more repulsion and will be raised in energy. And the dxy, dyz, dxz orbitals which are directed between the axes will be lowered in energy as compared to average energy in the spherical crystal field. ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए एनर्जी के बेस पर डिपेंड करते हैं, जैसे मैं बात आ रहा था. Thus, in an octahedral complex, the degeneracy of the 5d orbital is partially removed due to the ligand electron metal electron repulsion to yield 3 orbital of lower energy T2g set and 2 orbital of higher energy EG set. देख रहे हैं स्टूडेंट्स, आपका ये क्रिस्टल फील्ड है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए एक्सप्लेन किया था. और लास्ट पॉइंट उन्होंने एक्सप्लेन किया था, स्प्लिटिंग ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिगैंड इन अ ज्योमेट्री, डेफिनेट ज्योमेट्री इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. एंड द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन 2 सेट्स ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. यानी 2 सेट जो डिफरेंस उनमें रिप्रेजेंट हो रहा है वो होगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, या उसके बाद आप बोल देंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE. इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय डेल्टा नॉट. द सब्सक्रिप्ट नॉट जो है वो ऑक्टाहेड्रल को रिप्रेजेंट करेगा. नॉर्मली ये ऑक्टाहेड्रल पर बेस्ड थी एनर्जी, जैसे कि आप इसका डायग्राम में देख सकते हैं. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द डेल्टा नॉट डिपेंड्स अपॉन द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय लिगैंड and charge on the metal ion. The arrangement of ligands in a series in the order of increasing field strength is called spectrochemical series. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है. इस फील्ड थ्योरी ने 2 चीजें वर्क आसान करी. एक तो कलर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपकी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती, वो इसने एक्सप्लेन कर दिया. So the crystal field theory attributes the color of the coordination compound to dd transmission of the electron from T2g to EG orbital in octahedral complexes and form E to T2 orbital in tetrahedral complex. In the absence of ligand, crystal field splitting doesn't occur and hence the substance is colorless. For example, removal of water in TiH2O whole 6 Cl3. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सेट ऑफ एनर्जी 2 पार्ट में डिवाइड की गई है, एक EG और एक T2g सेट ऑफ ऑर्बिटल्स. EG जो है वो दो सेट हैं, T2g यहाँ पर 3 है. दिख रहा है आपको किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है ये थ्योरी. तो यहाँ पर ऑर्बिटल जो है वो आपके D में 5 होती हैं, ये तो पता ही है. dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dx स्क्वायर, dxy, dyz, dzx. तो ये 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. EG वाली आपकी हो गई dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर, और T2g में dxy, dyz, dzx. तो यहाँ पर जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी है उसे बोलेंगे हम डेल नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे. ऊपर वाले में एनर्जी 3/2 डेल नॉट और नीचे वाले में 2/5 डेल नॉट. ये एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है दोनों ही ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्डिंग स्प्लिटिंग डिपेंड्स अपॉन द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड्स, चार्ज ऑन द मेटल आयन. ठीक है स्टूडेंट, ये 2 पॉइंट है जिन पर हमारे डिपेंड करता है कि मेटल जो है वो किस तरीके से लिगेंड को अपनी ओर खींच रही है. वीक फील्ड लिगेंड क्रिएट होता है वहां पर, देखिए किस तरीके से, जब एनर्जी 2 पार्ट में डिवाइड होती है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब उसके बीच में एनर्जी ज़्यादा गैप होता है.
जैसे ये कुछ एक टर्म है आपकी, कैसे एनर्जी इंक्रीज होती है इसे आप नोट कर सकते हैं। आई माइनस बी आर माइनस एस सी एन माइनस सी एल माइनस एच टू माइनस एफ माइनस ओ एच माइनस सी टू ओ फोर टू माइनस एच टू ओ माइनस, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। एन सी एस माइनस एडिटा फोर माइनस अमोनिया, फिर ई एन सी एन माइनस सी ओ। तो ये क्या करता है, वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसी को एनर्जी के बेस पर यानी कलर फॉर्मेशन करता है, जो कि डी डी ट्रांसमिशन की वजह से होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो T2G से EG की तरफ चलने स्टार्ट कर देते हैं। कहाँ से, T2G से EG की तरफ। देखिए इस तरीके से दिख रहा है आपको, ये इन अकॉर्डेंस विद हून रूल, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा कहाँ पर, ऊपर की तरफ जाना चाहिए। भाई 3 इलेक्ट्रॉन तो पहले डिस्ट्रीब्यूट हो गए आपके हाई एनर्जी लेवल के लिए, फिर लो एनर्जी लेवल की बात करेंगे वहां पर। So ascending electrons in the d orbital of metal ion is the octahedral coordination entities. The exact path followed by the electron depends on relative magnitude of crystal field splitting energy यानी डेल नॉट। इस पर डिपेंड करती है आपके इलेक्ट्रॉन्स का जो पाथ होता है वो एक्चुअल में। फिर पेयरिंग एनर्जी पी पर रिप्रेजेंट करती है कि इलेक्ट्रॉन कैसे पेयर करेंगे। इफ डेल नॉट सी एफ एस सी इज लोअर देन पी, आपकी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, स्टेबलाइजेशन एनर्जी, वो पेयर्ड एनर्जी से कम रहती है। तो आपके इलेक्ट्रॉन देखिए किस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं अलग अलग, जबकि मेटल जो है वो लिगेंड के साथ कैसा बॉन्डिंग बना रहा है, वीक फील्ड लिगेंड क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ऊपर वाले एनर्जी ज़्यादा है। वीक फील्ड में क्रिस्टल में लिगेंड में देख लीजिए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस रहेंगे वहाँ पर, और यदि ग्रेटर रहती है तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्योंकि वहाँ वो पेयर्ड बना लेगा। दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको, ये T2G4 बन गया, वो EG नॉट बन गया। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा इनके बीच में, और इसके आगे जो ये स्ट्रक्चर रहेगा, ये स्ट्रक्चर भी आप देख लीजिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स रहेगा। जैसे भी जो आपका फील्ड लिगेंड है स्ट्रॉन्ग रहेगा तो वो लो स्पिन में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर देखिए T2G और EG एनर्जी का लेवल किस तरीके से इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। भाई इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है 2/5 और 3/5 में रहता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जो 2/5 है वो dxy dyz dzx के लिए है, ठीक है, और 3/5 जो है वो dx² माइनस y² dz² के लिए है, जैसे नीचे आपको दिख रहा होगा। तो ये है डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में किस तरीके से एनर्जी का डायग्राम होता है, दोनों में एक्सप्लेन किया गया है, एक स्पेरिकल क्रिस्टल फील्ड में और दूसरा एवरेज यानी कि स्पेरिकल क्रिस्टल फील्ड के अलावा टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑक्टाहेड्रल में क्या था, ऑक्टाहेड्रल में उल्टा था, वहां पर नीचे वाली वैल्यू ऊपर थी, ऊपर वाली नीचे, और टेट्राहेड्रल में ऊपर वाली वैल्यू नीचे चली गई, यानी 3/5 वाली जो वैल्यू थी वो नीचे आ गई, 2/5 वाली ऊपर चली गई। ये डिफरेंट है टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग और ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में, दिख रहा होगा आपको। तो CFSE जो होगी वो लोअर रहेगी किससे, पेयर्ड एनर्जी से। देखिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो कर दिया उसने EG में, तो लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन हो गया वहां पर। ये केवल ट्रांजिशनल एलिमेंट में पॉसिबल है, क्योंकि वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो मोस्टली रहते हैं, कलर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, कलर्ड सॉल्यूशन रहते हैं। तो कैसे सब्सटेंस आपका जो कलर अचीव करता है वो बताना है आपको। वो क्या करेगा, उस तरीके का जो वेवलेंथ होगी वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा तो वहां पर क्या करेगा, जो डिस्क्रिप्ट करेगा वो एब्जॉर्ब वेवलेंथ करेगा, जैसे 400 to 700 नैनोमीटर। तो ये देखिए ये विजिबल स्पेक्ट्रम है, आपने तो पढ़ा ही है, विवग्योर, ठीक है। तो कलर जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज कलर जनरेटेड फ्रॉम वेवलेंथ लेफ्ट आफ्टर द एब्सॉर्प्शन, ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। और एक होता है प्राइमरी कलर, जैसे ये TiH2O6 3+ के लिए मैं एग्जाम्पल दे रहा था अभी आपको। तो यहाँ पर जो ये कलर रहता है, ये वाटर यदि यहाँ से रिमूव हो जाए तो उसका कलर जो होगा वो कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा, यदि वाटर हटा दिया जाए तब। अब वाटर है तो वहां पर वो कलर रिप्रेजेंट करेगा, जैसे कि कॉपर सल्फेट का एक एग्जांपल ले सकते हैं। कॉपर सल्फेट जो है एनहाइड्रस वाटर व्हाइट कलर में होता है, और यदि वाटर क्रिस्टल प्रेजेंट है तो वो ब्लू कलर में रहता है। तो दैट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट और कलर एब्जॉर्ब, कलर कोऑर्डिनेशन एंटिटी, यू कैन नोट डाउन। उसके बाद कुछ इसकी लिमिटेशंस भी थी, ड्रॉबैक्स भी थे इसके, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का एक ही दो ड्रॉबैक्स थे जिन्हें आपको समझना बहुत जरूरी है। ये देखिए लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड भी हम पढ़ेंगे अभी। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहे हैं, ड्रॉबैक्स को समझिए।
As the ligands are considered as point charges, the anionic ligands should exert greater splitting effect. However, the ionic ligands are found at low end of the spectrochemical series. Second, it doesn't take into account the covalent character of metal ligand bond. तो देखिए कलर किस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 के लिए। यदि वाटर क्रिस्टल यहाँ से हट जाए तो इसका कलर जो है वो वहां से रिमूव हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट स्टेट कितनी थी इसकी +3। देखिए टीआईडी के लिए, टाइटेनियम के लिए देख लीजिए इलेक्ट्रॉन एक ही है और एक डिस्ट्रीब्यूट हो गया नीचे वाले में T2G में जाकर। तो जब एक्वा पास होगी तो वहां पर वो क्या होगा, जो स्पेक्ट्रल रहेगी वो रिफ्लेक्टेड रहेगी और वो एक इलेक्ट्रॉन क्या लेगा, एनर्जी लेकर चला जाएगा ऊपर की तरफ, यानी ईजी में चला जाएगा। तो ई एब्जॉर्ब इक्वल टू ईईजी माइनस ईटीजी। जो आपका इलेक्ट्रॉन ऊपर वाला है ईजी वाला, उसमें से उसकी एनर्जी में से माइनस हो जाए T2G वाली एनर्जी। वेवलेंथ देख लीजिए, जैसी कलर का स्पेक्ट्रम हो वायलेट कलर फॉर्म हो गया। और यही सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है आपका, जो डायमंड में कलर होता है जैसे रूबी है, इमराल्ड है, तो ये जब कलर का फॉर्मेशन यानी कि यूवी लाइट स्पेक्ट्रा अगर पड़ती है तो देखिए किस तरीके से कलर को रिप्रेजेंट करती है। ये चीज दिख रहा होगा आपको, एल्यूमिना Al2O3 प्रेजेंट है और Cr प्रेजेंट है कलर बॉन्डिंग के लिए। केवल कलर बॉन्डिंग ही केवल एक्सप्लेन हो रही है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के लिमिटेशंस की बात कर रहे थे हम। यहाँ पे पहले कलर और फॉर्मेशन के लिए देख लिए किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर रहता है। टेट्राहेड्रल शेप है यहाँ पर, ये येलो ग्रीन पोर्शन देखिए अलग बिल्कुल हो रहा है और वो कन्वर्ट होकर किस में जा रहा है, रेड कलर में जा रहा है। रूबी को बोलते हैं इसे, रूबी डायमंड है। एमराल्ड के लिए देख लीजिए, बॉल मिलर से मिलता है इसे। फॉर्मूला है आपका Be3Al2SiO3 क्रोमियम आयन प्रेजेंट है एनोल्ड में, ये स्ट्रक्चर इसका। एनर्जी में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए कैसे स्पेक्ट्रा जा रहा है। येलो रेड कलर पोर्शन जो है वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए इस तरीके से रिफ्लेक्शन। तो ये चीजें जो है कलर फॉर्मेशन को, ये चीज आपको ध्यान समझनी है। वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वही उसमें से रिफ्लेक्ट करेगा और वही उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री कलर रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने यहाँ पर पढ़ा, देखिए किस तरीके से डिहाइड्रेशन हो रहा है। एनहाइड्रस सॉल्ट जो कॉपर सल्फेट, उसका कलर व्हाइट रह जाता है और यदि वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो वो ब्लैक कलर का रहता है। सो द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड्स ऑन द कलर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, जो लिगेंड्स का ही मेनली इन्फ्लुएंस रहता है कॉम्प्लेक्स पर। निकल क्लोराइड के लिए देख लीजिए, वाटर यदि प्रेजेंट हो गया तो कलर्ड बना दिया आपका ग्रीन कलर, और वैसे वो क्या था, व्हाइट कलरलेस क्रिस्टल था। देखिए कलर देख सकते हैं आप, इसमें इथीन 1,2 डायमीन मिक्स कर दिया, कलर चेंज हो गया आपका, डार्क वायलेट कलर हो गया। दिख रहा है स्टूडेंट्स, तो उसका अमाउंट भी, कुछ अमाउंट भी इफेक्ट करता है। जब आपने 1:1 का रेशियो मिक्स करा तो पेल ब्लू कलर बना वहां पर। जब 2:1 का रेशियो आपने मिक्स किया तो वहां पर कलर अलग चेंज हो गया, देखिए पर्पल कलर बन जाएगा 2:1 के रेशियो में, ब्लू पर्पल। और जब 3:1 का रेशियो करेंगे तो वहां पर वो वायलेट कलर को फॉर्म करेगा। जो 2:3 रेशियो आप रेशियो चेंज कर रहे हैं वो है इथेन 1,2 डायमीन के लिए। देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ये चेंजअप रहता है आपका यदि हम कोई भी लिगेंड मिक्स कर देते हैं। ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी थी जिसमें क्रिस्टल्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया। फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये 4 चीजें मेनली एक्सप्लेन होती हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए, आपको याद ही करनी है, एक तरीके से समझना भी है। ड्रॉबैक्स की बात कर रहे थे, एज द लिगेंड्स आर कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्जेस, सो द आयनिक लिगेंड्स शुड एक्सर्ट ग्रेटर स्प्लिटिंग इफेक्ट. However, the anionic ligands are formed at the low end of the spectrochemical series. और सेकंड देखिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हमने बात करी थी, इसमें कुछ चेंजेस भी हैं। और सेकंड हमने बात करी, इट डजंट टेक इनटू अकाउंट द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्ड एंड द सेंट्रल एटम। यहाँ पर ये बॉन्डिंग को एक्सप्लेन नहीं करता क्लियरली। जैसे ये स्ट्रक्चर आप इसलिए देख सकते हैं Ma2B2, ये आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं हम। चलिए हम बात करते हैं अब आइसोमेरिज्म की। देखिए आइसोमेरिज्म में हमारा स्ट्रक्चर के डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर व मेनली। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर टाइप है वो आपका देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म होता है टू और मोर कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स।
and differ in one or more physical and chemical properties are called isomers and the phenomena is called isomerism. अलग अलग स्ट्रक्चर देख लिए, आयनाइजेशन, सॉल्वेट, लिंगेंड, लिंकेज, पॉलीमराइजेशन, कोऑर्डिनेशन, पोजिशन. तो ये कुछ टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के. वन बाय वन करके बात करेंगे. इनमें सबसे पहले हम लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयनाइजेशन, सॉल्वेट के बारे में बात करेंगे. फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बात करेंगे. पहले स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की बात कर लेते हैं. इनमें देखिए ये कुछ आपके जो सिलेबस में उन्हें देख लेंगे हम पहले. आइसोमेरिज्म है, सॉल्वेट है, लिंकेज है, कोऑर्डिनेशन है. ठीक है, ये चार आपको यहाँ पर पढ़ना है क्योंकि बाकी आपके में एक्सप्लेन नहीं है. आइसोमेरिज्म का टाइप देखिए आप. सबसे पहला आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म. आयनाइजेशन क्या है? इट अराइजेज व्हेन द काउंटर आयन इन अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इज इटसेल्फ अ पोटेंशियल लिगेंड एंड कैन डिस्प्लेस अ लिगेंड व्हिच कैन देन बिकम द काउंटर आयन. काउंटर आयन वहां पर जाएगी. स्ट्रक्चर कैसा फॉर्म कर रहा है? Ma2B2 का स्ट्रक्चर कर रहा है. ठीक है, जैसे आप पोटेशियम पेंटाअमीन सल्फेटो कोबाल्ट 3 ब्रोमाइड, दोनों का स्ट्रक्चर देख लीजिए. ये भी पेंटामीन का ही है, पेंटामीन ब्रोमिडो कोबाल्ट 3 सल्फेट. BaCl की रिएक्शन देखेंगे आप. देखिए वहां पर बेरियम क्लोराइड जो है वो बेरियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वही रहेगा. वहीं पर आप यदि दूसरा स्ट्रक्चर लेते हैं तो वहां पर व्हाइट पीपीटी फॉर्म नहीं होगी, जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं. तो ये आयनाइजेशन का इफेक्ट है. सिल्वर नाइट्रेट के लिए देख ले. सिल्वर नाइट्रेट मिलाया, सिल्वर ब्रोमीड बन गया, ब्रोमाइड. ये सिल्वर कलर का रहता है, सिल्वर ब्रोमाइड. तो ये आपका इफेक्ट रहता है आयनाइजेशन का. उसमें क्या है? लिंगेंड्स जो काउंटर आयन है वो खुद कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स में पोटेंशियल लिंगेंड का वर्क करता है और किसी भी लिंगेंड की पोजीशन को ले सकता है. दूसरी बात करते हैं सॉल्वेट की. तो सॉल्वेट आइसोमर्स क्या होते हैं? सॉल्वेट आइसोमर्स डिफर बाय वेदर और नॉट अ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू मेटल आयन और merely present as a free solvent molecule in the crystal lattice. If water is solvent, then this form of isomerism is known as hydride isomerism. यदि वहां पर वाटर प्रेजेंट है, देखिए इस तरीके का क्रिस्टल मॉलिक्यूल बनाता है MX2Y6 के लिए. तो यदि वाटर वहां पर प्रेजेंट है तो उसी को बोल देंगे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म. और मोस्टली वाटर ही उसमें अलग फॉर्म में प्रेजेंट होता है. जैसे कुछ एग्जाम्पल है, हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड, पेंटा एक्वा क्लोरो क्रोमियम 3 क्लोराइड हाइड्रेट और टेट्रा एक्वा डाइक्लोरोडो क्रोमियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट. तीनों एक ही स्ट्रक्चर है बट तीनों का कलर बिल्कुल अलग होगा. देखिए इसमें ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमारा कलर किस तरीके से अलग अलग है. वाटर के मॉलिक्यूल बता रहे हैं कि वहां पर वाटर का मॉलिक्यूल यदि आपके लिंगेंड्स की तरह है या सॉल्वेंट में वर्क कर रहे हैं तो वहां पर क्या रिएक्शन रहेगी. तो इस रिएक्शन में देख सकते हैं ये तीनों ही कंपाउंड सेम है. सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन हो रही है बट वहां पर क्या है, जो लिंगेंड है सॉल्वेट है वो थोड़ा डिफरेंट है. उसकी क्रिस्टल लैटिस की पोजीशन अलग है. फॉर्मूला सेम ही है सभी के लिए और जो आपका कंपाउंड बनेगा वो भी सेम ही बनेगा बाद में. बस वाटर मॉलिक्यूल की कुछ पोजीशन चेंज हो सकती है वहां पर. तो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड फॉर्म हो रहा है, देख रहा है आपको. बट तीनों का अमाउंट अलग अलग है. ऊपर वाले में 3 है, नीचे वाले में 2 है, उससे नीचे वाले में 1 है. तो ये चीज भी पॉइंट करते हैं यहाँ पर. अमाउंट भी डिपेंड करता है कि हमारा जो आइसोमेरिज्म है वो किस तरीके से इफेक्ट हो रहा है. वहां पर दिख रहा है स्टूडेंट्स, ऊपर वाले में 3 मोल, नीचे वाले में 2, उससे नीचे वाले में 1. ये सिल्वर क्लोराइड के अमाउंट को इफेक्ट कर रहा है. सिल्वर नाइट्रेट इफेक्ट कर रहा है सिल्वर क्लोराइड को. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लिंकेज आइसोमेरिज्म. सो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एमिडेंटेड लिंगेंड. एमिडेंटेड में पढ़ा था आपने कि टेनोर एटम तो ज्यादा प्रेजेंट होते हैं बट बॉन्डिंग केवल एक ही करेगा. एग्जाम्पल देख लीजिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में. जैसे आपका इसका जो स्ट्रक्चर होता है एमिडेंटेड लिंगेंड प्रेजेंट होता है. इसमें नाइट्रेट होता है, मैंने आपको बताया था. नाइट्रेट आयन रहता है एमिडेंटेड में. इसके अलावा आपका थायोसाइनाइटो रहता है और साइनो ग्रुप रहता है. ठीक है, आइसो थायोसाइनाइटो रहता है और आइसोसाइनो रहता है. ये कुछ आपके एमिडेंटेड लिंगेंड है जो कि लिंकेज आइसोमेरिज्म में प्रेजेंट होते हैं. आसानी से बता सकते हैं जैसे पेंटा अमीन नाइट्रेटो कोबाल्ट क्लोराइड. ये आप नाइट्रेटो से ही पता चल गया आपको कि यहाँ पर क्या है, एमिडेंटेड प्रेजेंट है. ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो देखिए किस तरीके से डिफरेंट रिप्रेजेंट कर रहा है नाइट्रेटो ग्रुप की वजह से. आपका यहाँ पर नाइट्राइट ग्रुप है तो ये आपका ग्रुप किस तरीके से. एक थायोसाइनाइटो का एग्जांपल देख लीजिए, तो वो मेटल के साथ यदि प्रेजेंट होगा तो उसकी कोई पोजीशन क्या रहेगी. देखिए SCN सल्फर कार्बन नाइट्रोजन का और NCS यदि नाइट्रोजन की पोजीशन चेंज होगा तो वहां पर किस तरीके से इसका इफेक्ट पड़ेगा. बात करते हैं नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म.
तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू द इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड का इंटरचेंज बिटवीन द कैटायनिक और एनायनिक एंटिटीज ऑफ डिफरेंट मेटल आयन प्रेजेंट इन अ कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर जो आपके कैटायन और एनायन रहेंगे उनकी पोजीशन चेंज हो रही है, इस चीज को यहाँ पर फोकस करना है आपको। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म वही रिप्रेजेंट करेगा। जैसे एग्जांपल लिया हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3, तो देखिए यहाँ पर क्या है, केवल लिगेंड्स की पोजीशन चेंज हो रही है। जब लिगेंड रिप्लेस रहेंगे, इंटरचेंज होंगे, तो उसका स्ट्रक्चर ही पूरा चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए, अब केवल क्या हुआ, लिगेंड चेंज हुआ, कोबाल्ट के साथ साइनो ग्रुप आ गया और क्रोमियम के साथ हेक्सामीन आ गया, केवल लिगेंड की पोजीशन चेंज हुई है। तो यही कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, इसे आप बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, केवल यही चीज। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आई तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल नेम केमिस्ट्री लर्निंग विद राहुल गुप्ता। स्टे एट होम, बी सेफ, एंजॉय विद योर फैमिली। गुड बाय स्टूडेंट्स, गुड बाय। यहाँ वीडियो 2 फिनिश हुई आपकी।